आप सभी का स्वागत है बविन मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार से नववर्ष प्रारंभ होता है तो हम लोग जो है पिछले वर्ष में जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे जो है हम लोग कई चीज़ें जो है डिसाइड करते हैं, प्लान करके चलते हैं कि नहीं इस वर्ष जो है कुछ बेहतर जो है अचीव करना है। कुछ जो है हम लोग अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, कुछ जो है हम लोग अपने मतलब मान लीजिए बैड हैबिट्स को चेंज करके कुछ गुड हैबिट सेट अप करने की सोचते हैं। पिछले साल जो भी हमारे मन में ऐसा कुछ रिग्रेट रह गया था कि ये चीज़ नहीं कर पाए, वो चीज़ जो है भविष्य को लेकर के जो है उस चीज़ की प्लानिंग करके चलते हैं। सेम 1 अप्रैल से जो है नया वित्तीय वर्ष जो है शुरू हो चुका है 2025-26। और सबसे पहले जो है मैं आपको नव वित्तीय वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अक्सर जो है हम लोग न्यू ईयर में तो कई तरह के रिजोल्यूशंस लेकर के कई चीज़ें करके चलते हैं, बट नया वित्तीय वर्ष में न्यू फाइनेंशियल ईयर में जो है हम लोग शुरुआत से जो है काफ़ी मतलब काफ़ी ठंडे रहते हैं। कई बार हम लोग प्लानिंग करके नहीं चलते हैं और हम लोग सोचते हैं कि यार जो है अभी तो मार्च जो है बीता है और जो है फरवरी मार्च वैसे भी काफ़ी हेक्टिक होता है। चाहे आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं तो थोड़ा हेक्टिक होता है। तो कहीं ना कहीं हम जो है सोचते हैं कि यार अभी तो अप्रैल मई जून मतलब पूरा साल भर बचा हुआ है तो आराम से सब कुछ करेंगे। और फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते जो है मैं अब कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ, कई लोगों से जो है हमारी बातचीत होती है जो कहीं ना कहीं मतलब जनवरी फरवरी में जा कर के जो है उनको रिग्रेट रह होता है कि यार काश जो है इसकी प्लानिंग जो है शुरू से किया होता। जैसे मान लीजिए टैक्स की प्लानिंग हो गई या फिर कई तरह की जो है खर्चे होते हैं, लोन्स वगैरह होते हैं। तो इनकी जो है ना कई तरह की चीज़ें ऐसी होती है जो अचानक जो है जनवरी फरवरी मार्च में ऐसा लगता है कि यार ये इस साल फिर मिस हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए जो है अपने वीडियो के माध्यम से आपको मतलब अप्रैल में वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमें क्या क्या एक्शंस लेना चाहिए और किस प्रकार से जो है हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करके जो है अप्रैल से चल सकते हैं। मेरा आज का पहला पॉइंट है, ये है एसेस योर फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये एसेस योर फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, तो इसमें जो है हमें जो सबसे पहला काम करना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में मतलब 2024 अप्रैल से लेकर के मार्च 2025 तक हमारी टोटल इनकम कितनी हुई, हमारे टोटल जो है एक्सपेंस खर्चे कितने हुए, हमारा टोटल जो है सेविंग कितना हुआ और उस सेविंग में से हमारा टोटल जो है इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इसको हमें कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करके हमें एसेस कर लेनी है कि क्या हमारा जो गोल था उस गोल के अनुसार जो है हमारा सेविंग हुआ या उस गोल के अनुसार जो है हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। दूसरा, एक इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो है लास्ट ईयर मतलब पिछले वित्तीय वर्षों में अगर कोई लोन चल रहा है या किसी प्रकार का आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो उसके कारण अगर कोई लाइबिलिटीज़ आया है, कोई डेथ है जिसको आपको पे करना है, तो उसके बारे में भी जो है आपको एक माइंड में रहता है एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कि आपको जो है अभी इतने का लोन बचा हुआ है, चाहे वो होम लोन है, कार लोन है, कुछ और है, तो आपके दिमाग में एक रहेगा। तो आगे की जो प्लानिंग है ना वो आप उसके अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो आज का सेकंड पॉइंट है बजट एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक बजट बनानी है। जिस प्रकार से जैसे आपको आइडिया होगा कि कोई एक बिज़नेस, कोई कंपनी किस प्रकार से अपने साल भर का जो है एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स का जो है अपना प्लानिंग करके चलती है एडवांस में ही, उसी प्रकार से हमारा जो इनकम है ये हमको जो है मंथली लेवल पे, ना कि साल भर का, हमको महीने के लेवल पे जो है मंथली लेवल पे हमको एक बजट बना करके चलनी चाहिए कि उस बजट में जो है हमारा टोटल इनकम शामिल होगा, हमारा टोटल एक्सपेंसेस शामिल होगा। एक्सपेंसेस के अलावा जो है हमारा उसमें कि कितना हमें ईएमआई पे करना है, कितना जो है हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि ईएमआई को तो हम पेमेंट करते हैं, वो तो हमारी मजबूरी होती है। एक्सपेंसेस भी जो है हम लोग
टाइमली खर्चा तो करते ही हैं, लेकिन इन चक्कर में कई बार क्या होता है कि साल भर में कुछ ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे हमें हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना होता है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना होता है। वो अक्सर जो है हम लोग मिस कर जाते हैं या फिर वहाँ पे जो है बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप एक बजट प्लान कर लेंगे, एक बजट बना करके आप चलेंगे, तो आपको जो है इन सब चीज़ों की जो है दिक्कत नहीं आएगी। उसी में जो है आपको जो है 15 से 20% का एक प्रोविज़न करके चलना है कि एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो एक्सपेंसेस से पहले कोशिश करिए कि आपके इनकम में से 15 से 20% अमाउंट जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेपरेट जो है प्लान करके चलें। साथ ही अगर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, सपोज़ कहीं पे आप जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जब आप एक्सपेंसेस बजट में जब एक्सपेंस प्लानिंग करेंगे तो कुछ देखिए मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, घर का खर्चा है, वो उसमें आप कटौती नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी खर्चे होते हैं जहाँ पे अगर हम कटौती कर सकें या वहाँ पे अगर हम सोच समझ करके फ़ैसला लें तो उससे अगर कुछ पैसे बच सकता है तो वो आपको जो है ज़रूर इसमें करना चाहिए। एक एक पैसा बचा करके ही जो है आप एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है यह है टैक्स प्लानिंग। तो दोस्तों देखिए, टैक्स प्लानिंग वैसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंपल कर दिया है, और पहले क्या होता था कि हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस होते थे जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करके या कई प्रकार से जो है हम लोग अपना टैक्स में छूट ले पाते थे, बचा पाते थे। लेकिन अभी जो मेरा कैलकुलेशन है कि आपको कोई अलग से जो है बहुत ज़्यादा टैक्स प्लान करके चलने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज़ एक न्यू टैक्स रिजिम में ही जो है कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के जो न्यू टैक्स रिजिम में ही कहीं ना कहीं फ़ायदा है, और न्यू टैक्स रिजिम में आप अलग से जो है कोई छूट नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आपको जो भी टैक्स रहेगा वो आपका फ्लैट जो है पेएबल रहेगा। हाँ, अभी यहाँ पे आप ये ज़रूर प्लानिंग करके चल सकते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम अपना जो है ग्रॉस इनकम को ही नेट इनकम मान करके चलते हैं। हम सोचते हैं कि सपोज़ हमारा जो है मान लीजिए 20 लाख का मान लीजिए टोटल पैकेज है, तो हम सोचते हैं अरे यार 20 लाख का है, मतलब महीने का 1.5-2 लाख रुपए कहीं ना कहीं से आ रहा है, और ऐसा मतलब एक दिमाग में बन जाता है। तो हमें क्या करना है वहाँ पे कि आप तो पहले ही डिसाइड कर ली, मतलब एक कैलकुलेट करके चल सकते हैं टैक्स प्लानिंग में कि आपके ऊपर जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना है। तो मान लीजिए अगर 20 लाख का इनकम है, तो 20 लाख में से अगर टोटल 10% 15% जो है आपका अभी इस साल से थोड़ा कम हो गया है, तो 15% मान करके एक नेट मान करके चलिए कि आपका टैक्स लगने वाला है। तो आप शुरू से ही प्लान करके चलिए कि 20 लाख रुपए आपका टोटल इनकम नहीं है, आपका टैक्स माइनस करके मात्र इनकम जो है 17 लाख है या 16 लाख है, और उसी में से जो है आपका जो महीने का आ रहा है आपको जो है अपनी प्लानिंग करके चलनी है। हमारा जो आज का चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये जो है पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि किस प्रकार से जो है हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एसेट एलोकेशंस जो है कैसे हमें रखनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको पहले तो कुछ अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से पहले जो है, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले जो है अपना इमरजेंसी फंड जो है वो ज़रूर प्लान करके चलिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है, भले ही आप किसी भी प्रकार की नौकरी में हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है या बिजनेस में है, इमरजेंसी प्लानिंग क्या है कि हमें अपने जो है हमारा जो टोटल इनकम है, मंथली इनकम, उसका जो है 3 से 6 महीने का जो है 3 से 6 महीने का अमाउंट जो है एटलीस्ट हमें अपने बैंक खाते के सेविंग अकाउंट में जो है इमरजेंसी के लिए जो है रख करके चलनी चाहिए। और एक बार जब आपका ये 3 से 6 महीने का अमाउंट आपके बैंक खाते में पड़ा हुआ है, यानी इमरजेंसी प्लानिंग आपकी की हुई है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए ये जो है दूसरा पॉइंट ये है कि हमें खुद को जो है एसेस करना चाहिए। एसेस कैसे करना चाहिए कि हम जो है हमारी रिस्क प्रोफाइल कैसी है हमारी, क्या हम
कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, क्या हम मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, या हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट से संबंधित जो है रिस्क लेने से अगर हमको डर लगता है, मार्केट से संबंधित मतलब अगर कोई बिजनेस में पैसा जो लगाते हैं तो बिजनेस में आपको लगता है कि नहीं पैसा डूब सकता है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब सकता है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें जो थोड़ा रिस्की लगता है हमें, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हम कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं। और अगर हम कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं तो हमारे पास में क्या क्या विकल्प है, तो जैसे पीपीएफ का विकल्प है हमारे पास, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का विकल्प है, सुकन्या समृद्धि योजना का विकल्प है, और मतलब पोस्ट ऑफिस के ढेर सारे स्कीम्स हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स के ढेर सारे स्कीम्स हैं। आप जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे 8 से 9% तक का जो है आपको इंटरेस्ट रेट जो है मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अपनी जो है प्लान करके चल सकते हैं। दूसरा, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ कि भले ही आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, बट यू शुड प्लान समथिंग एटलीस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट, और जो है आपको उसके लिए ना थोड़ा सा बेहतर, जैसे म्यूचुअल फंड्स में यू कैन प्रेफर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो आप जो है कंजर्वेटिव नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अगला मॉडरेट, अगर आप थोड़ा सा मतलब रिस्क ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो का 100 रुपये में से मान लीजिए कि 30 रुपये, 40-50 रुपये आप जो है मार्केट में रिस्क ले सकते हैं। देखिए, रिस्क लेने का फ़ायदा ये मिलता है कि वहाँ पे आपको रिटर्न भी मिलता है, और पैसा अगर आप 4-5 साल छोड़ेंगे ना तो पैसा आपको अच्छा मिलेगा। आज हर कोई जानता है कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है, गोल्ड खरीदने से क्या फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार जो है मार्केट में इक्विटीज़ में आप म्यूचुअल फंड्स के रास्ते से इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जो है उससे पैसा बना सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको मॉडरेट, अगर हैं आप कंजर्वेटिव हैं तो आप फिक्स्ड इनकम्स में इन्वेस्ट करिए, मॉडरेट हैं तो आप जो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव हैं, आप रिस्क लेने की आपको स्ट्रैटेजी समझ में आती है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप्स, जो आपको समझ में आता है आप वैसे फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जो है किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईपीओ मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है यह है रिटायरमेंट प्लानिंग एंड स्टेट प्लानिंग। इसका मतलब ये होता है कि किस प्रकार से हमको रिटायरमेंट देखिए, कई बार अगर मान लीजिए हम बात करें कि रिटायरमेंट काफ़ी दूर है, आपके पास 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हम लोग इसके लिए जो है स्टार्टिंग में उतना जो है कंसर्न नहीं होते हैं, तो हमें जो है मतलब हम लोग 2-4 साल के लिए तो कंसर्न होते हैं कि हमें कौन सी कार खरीदनी है, कौन से हमें फॉरेन ट्रिप्स वगैरह प्लान करना है, लेकिन कई बार हम लोग अपने रिटायरमेंट्स को लेके इतना कंसर्न नहीं होते हैं। तो आपको जो है रिटायरमेंट प्लानिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो आप 15 से 20% का अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसी में से आप मान करके चलिए कि कुछ पैसा जो है आपको रिटायरमेंट में, सपोज उसी में से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अननेसेसरी अपना अमाउंट बढ़ाइए। अगर आपके पास गैप है, आपके पास मतलब लाइबिलिटीज़ आपकी कम है, तो आप 20 से 25%, 30% ले जा सकते हैं। जितना चाहें आप पैसा जो है अपने रिटायरमेंट के लिए जो है रिटायरमेंट फंड्स में आप रख सकते हैं। रिटायरमेंट फंड्स के लिए जो है देखिए, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे रिटायरमेंट फंड्स अवेलेबल है। एनपीएस एक बहुत बढ़िया रिटायरमेंट का विकल्प है। साथ ही अगर आप थोड़ा बहुत पैसा अपना पीपीएफ वगैरह में भी रिटायरमेंट पर्पस से रखते हैं तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपना एसेट एलोकेशन के हिसाब से जो है रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ में स्टेट प्लानिंग की, मतलब मान लीजिए कि आपके पास पैसा सफिशिएंट है, ठीक है, आपको जो जितना खर्चा की आवश्यकता है, एक तरह से आप फाइनेंशियली जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हैं, आपको आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो आपने वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है, जो आपने अपने सालों के मेहनत एक्सपीरियंस से आपने लर्निंग की हुई है, किस प्रकार से आप अपने आने वाले जनरेशन को जो है वो पैसा जो है कैसे उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे उनको आप दे सकते हैं, कैसे आप उनका भविष्य को भी जो है सिक्योर कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, यह है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है एक बार प्लान बना करके, मतलब हमारा काम नहीं होना, कायदे से होता नहीं है कि अगर हम एक बार प्लान बना लें और साल भर के लिए सो जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करनी चाहिए। आप 6 महीने पे रिव्यू कर सकते हैं। आपने जो पोर्टफोलियो बना के रखा है, मान लीजिए कई बार मार्केट आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो है या मॉडरेट पोर्टफोलियो, कई बार मार्केट में काफ़ी अप एंड डाउन आता है, तो उस टाइम पे भी जो है आप अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। अगर मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है तो आप थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुक करके जो है अपना दूसरी कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर मार्केट काफ़ी नीचे है तो
मौके का फ़ायदा उठा करके आप उसमें थोड़ा सा इक्विटीज़ की तरफ या दूसरे रिस्की एसेट्स की तरफ जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा। तो इस प्रकार से जो है लॉन्ग टर्म में आप बहुत बढ़िया जो है वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आप जो है बढ़िया स्ट्रैटेजी अपने लिए प्लान कर पाएंगे। आप धीरे धीरे जो अपना डेप्थ को रिड्यूस कर पाएंगे, लाइबिलिटीज़ को कम कर पाएंगे और धीरे धीरे जो आपका एसेट्स होगा वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।